हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग आईएसपी सिंप्लीफाइड। और इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सेगमेंट बच गया था उसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम का क्रंच चलता है, नो डाउट। जो भी रात में भी समय मिलता है मैं उसमें सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ बना दूँ। देखो अभी मैं काम कर रहा हूँ, स्टैटिस्टिक लगभग 90% ओवर है और आपको सोशल सिक्योरिटीज़ में जो भी स्कीम्स हैं वो भी लगभग 70% मैं ख़त्म कर चुका हूँ। तो जल्दी जल्दी वो दोनों भी मिल जाएगा आपको, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही तमीज़ से मिलेगा। ऐसा नहीं कि बस कुछ भी कहीं से भी उठा के डाल दिया। अब देखो कुछ लोग हैं जो मेरी नोट्स मांगते हैं, तो मैं इतना बता दूं जितना मैं खुद पढ़ा हूँ उतना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं कहीं से भी कुछ भी एक्सटेंडेड चीज़, बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड वे में नहीं पढ़ा हूँ। ये मुझे शायद इंजीनियरिंग से मिला है, लेकिन इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है मुझे। लेकिन आप इसको यूज किस तरीके से करोगे, अब आपको क्या है, जैसे मानो मैंने आपको हर सब्जेक्ट की कोर दे दी है, एकदम स्ट्रीमलाइन कोर आपको मैंने दे दिया है। इससे कम टाइम में आपको कोई नहीं देने वाला है। ठीक है, तो जितना कोर मिला है ना उससे आप क्या करो, कुछ 100, 200, 300, 400 MCQ की प्रैक्टिस कर लो। MCQ का सोर्स आपके पास अगर है तो भी मुझे बताओ, ग्रुप में डाल दो, या फिर आप जो भी सेगमेंट बोलोगे जिस तरीके से आप उसको प्रैक्टिस करो। 200-300 क्वेश्चन हर टॉपिक से करके जाओ। देखो मेरी मानो आप 90% इफिशिएंसी के साथ जाओगे, 70% तक एग्जैक्ट करके आओगे और एग्जाम हो जाएगा। एग्जाम में आप देखो कितने मार्क्स 70 क्वेश्चन करोगे तो आप इंटरव्यू फेस करोगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बैंक ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा हाँ, दूसरी बात ये है कि यार आप लोगों ने 7 डेज़ में 1 लाख व्यूज़ किया है चैनल पे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ व्यू किया है, कंप्लीट वीडियो को भी देखा है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। ये भी एक कंप्लेन है। कंप्लेन इसलिए है क्योंकि किसी के एफर्ट को वैल्यू देना चाहिए। ठीक है, चलिए, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ आवर्स इन अ वीक दैट एन एडल्ट वर्कर इज़ अलाउड टू वर्क फॉर। तो जो लेबर लॉज में जो लेबर कोड्स हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक नंबर ऑफ आवर्स एक वीक में ये फिक्स होता है। कोई भी एडल्ट वर्कर कितना दिन, कब तक कितना अलाउड होता है, वो होता है 48 आवर। ठीक है, ठीक है। वैसे भी आप नॉर्मली देख लो तो 8 घंटे 6 दिन 48 आवर ही आएगा ना, ये भी देख लो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 51। अब आपको ये याद रखना है कौन सा सेक्शन के अकॉर्डिंग ये मेंशन्ड है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 51 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, नो वर्कर इज रिक्वायर्ड टू वर्क फॉर मोर देन 48 आवर इन अ वीक। इट ऑल्सो प्रोवाइड दैट एवरी वर्कर इज इंटाइटल्ड टू एन इंटरवल ब्रेक ऑफ एटलीस्ट हाफ एन आवर एंड नॉट मोर देन 5 ऑफ वर्क शुड पास बिफोर सच इंटरवल। मतलब मान लीजिए लगातार 5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करना है, हाफ एन आवर का ब्रेक उनको देना ही होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, UPFO 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड इन विच द एप्रोप्रिएट। देखिए अब ये क्वेश्चन आप मेरी नोट्स पर होकर बन जाएगा। ठीक है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पीरियड इन विच द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल रिव्यू एंड रिवाइज द मिनिमम रेट्स ऑफ वेज अंडर द मिनिमम वेज एक्ट 1948। तो 1948 का जो मिनिमम वेज एक्ट है ना, उसके तहत पूछ रहा है कि गवर्नमेंट कितने साल पे रिवाइज करे, रिविजिट करे, री इंश्योर करे कि कितनी पेमेंट होनी चाहिए। तो आपको वो है 5 ईयर। ठीक है, तो मिनिमम वेज एक्ट 1948 स्पेसिफाई करता है कि मिनिमम वेज रेट क्या होगा ऑन अ पर डे बेसिस, एंड इसको एक्सटेंड किया जाता है पूरे कंट्री में, और इसको रिवाइज भी किया जाता है। लगभग 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप पहले भी कर सकते हो, ठीक है, आप पहले भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ये मिनिमम बेसिक पे रिवीजन में। लेकिन डियरनेस अलाउंस आप एवरी 2 ईयर में रिवाइज करोगे, याद रखिएगा। DA जो होता है डियरनेस अलाउंस, उसको एवरी 2 ईयर में आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 गिवन है, आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, चलिए अब देखिए, क्लोजर, वर्कमैन, स्ट्राइक, लॉकआउट, उसके एक्सप्लेनेशंस को मैच करना है हमें। ठीक है, पहला है क्लोजर। ठीक है, परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ ए प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो बिल्कुल आप ये चीज़ कह सकते हो कि अगर आप परमानेंटली क्लोज करते हो किसी भी प्रमाइश को, किसी भी प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाले जगह को, उसको क्लोजर कहते हैं। जब भी आप, जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, 6 लोग मिलकर चला रहे हैं, कंपनी काफ़ी हेवी लॉस में चला गया, तो कंपनी के जो मालिक्स होते हैं, ऑनर्स होते हैं, वो कहते हैं कि चलो आप उसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने से पहले अगर आपको याद होगा, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज में मैंने आपको ये बताया कि 2 तरीके के शेयर होल्डर होंगे, एक इमीडिएट शेयर होल्डर होंगे, एक थोड़े दूर वाले शेयर होल्डर होंगे। तो जितने भी शेयर्स होंगे, जो भी उनको प्रॉफिटेबिलिटी शेयर करना होगा, वो दूर वालों को पहले करेंगे और जो अपने पास वाला है उसको नज़दीक, उसको लेट से करेंगे। तो ठीक है, तो क्लोजर क्या होता है, परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ ए प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ए का हो गया 1, ए का 1 हो गया, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे भी कट गया। ठीक है, अब देखिए, हाँ, अब अगर हम लोग बात करें स्ट्राइक की, स्ट्राइक क्या होता है? स्ट्राइक कहने का ये मतलब होता है कि वी आर कमिंग टू द accommodating place, we are coming to the industry, factory or organization, but we will not work. सीधी सी बात है, we will cease the work.
ठीक है। तो स्ट्राइक हो जाएगा आपको, हाँ स्ट्राइक हो जाएगा सीज ऑफ वर्क बाय एम्प्लॉयज़, क्लियर है। क्लोजर हो गया आपको परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो वो ए का 1 एंड सी का 4, ए का 1 सी का 4, तो ऑप्शन ए तो यहीं क्लियर हो गया। अब देखिए वर्कमैन क्या होता है, क्लियर, एनी पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री टू डू स्किल्ड अनस्किल्ड और मैनुअल वर्क, तीनों के लिए डिफाइंड होता है वर्कमैन का, तो बी का 2 हो गया। एंड डी का लॉकआउट क्या होता है, टेम्प्रोरी क्लोजिंग डाउन ऑफ वर्क प्लेस बाय द मैनेजमेंट, ठीक है, तो डी का 3 हो गया, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो यहाँ से आप एक पॉइंट कलेक्ट कर सकते हो, वो पॉइंट क्या है, जब भी लॉकआउट की बात आएगी ना, जब भी कंपनी की लॉकआउट की बात आएगी तो वो करेगी मैनेजमेंट, और जब भी स्ट्राइक की बात आएगी तो वो करेंगे एम्प्लॉयज़, ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं, उसको समझना जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हु इज़ एन एडोलेसेंट एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, तो 1948 के फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग एडोलेसेंट की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। सबसे पहले समझिए, एक तो पहले नियम क्या होता है, 14 से कम या बराबर का नहीं होना चाहिए, ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्क प्लेसेस पे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे चिल्ड्रन वाली बात हो जाएगी, तो 14 के बाद आता है 15, और 18 को होते हैं 18 के बाद, ठीक है, मतलब 18 से हो जाते हैं एडल्ट, तो 15 से 18 होगा, तो एनीवन हु हैज़ कंप्लीटेड 15 ईयर ऑफ एज बट इज़ लेस देन 18 ईयर विल बी कंसिडर्ड एज एडोलेसेंट, बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन हो जाएगा आपका, अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। एंड एडोलेसेंट इज अ पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड हिज और हर 15 ईयर ऑफ एज बट हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज और 18 ईयर, 15 से 18 के बीच में लाई कर रहा होगा, इंक्लूडिंग 15, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ और जाननी है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट एन एडोलेसेंट इज ओनली अलाउड टू वर्क इन अ फैक्ट्री बिटवीन 6 AM टू 7 PM, तो एडोलेसेंट काम कर सकते हैं 6 से लेकर 7 PM तक, मतलब 6 AM से लेकर 7 PM तक, ठीक है। चलिए, व्हाट इज़ अ कंट्रोल्ड इंडस्ट्री, कंट्रोल्ड इंडस्ट्री को समझते हैं। बेसिकली कोई भी ऐसा इंडस्ट्री जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, जो कंट्रोल किया जाता है यूनियन, तो बेसिक डेफिनेशन है कि कोई भी ऐसी इंडस्ट्री होगी एज पर द सेक्शन 2 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। अब देखिए कभी कभी क्या होगा ना, आपको सेक्शन भी याद करना पड़ेगा, किस सेक्शन के अकॉर्डिंग क्या डिफाइन किया गया है। तो एज पर सेक्शन 2 के आधार पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, कंट्रोल्ड इंडस्ट्री का मतलब यही होता है कि कंट्रोल यूनियन के द्वारा, कंट्रोल विच द यूनियन हैज़ बिन डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल एक्ट ऑफ द एक्सपीडिएंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया, दैट इज एनी इंडस्ट्री द कंट्रोल्स ऑफ विच बाय द यूनियन हैज़ बिन डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल एक्ट ऑफ टू द एक्सपीडिएंट इन द पब्लिक इंटरेस्ट। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, 6 कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ ट्रेड यूनियन। आप देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PYQ, और आप मेरी नोट्स उठाओ, अगर आपको इससे बाहर कुछ भी मिलेगा तो बताना मुझे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि मिनिमम एज क्या होगा कि आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो ट्रेड यूनियन के बारे में। ट्रेड यूनियन पे मैंने बहुत ही अच्छा खासा, बहुत ही डिटेल में बताया, तो अभी हम लोग समझ लेते हैं। ये 7 मेंबर होने चाहिए, कम से कम 7 मेंबर आपके पास होने चाहिए, तभी आप कंपनी में, फैक्ट्रीज में जाके अपनी ट्रेड यूनियन को रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। अगर हम लोग बात करें ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट एक्ट 2001 के तहत, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ए ट्रेड यूनियन, 7 मेंबर चाहिए आपको कम से कम। अकॉर्डिंग टू द एक्ट नो ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कमैन शैल बी रजिस्टर्ड अनलेस इट हैज़ ऑन द डेट ऑफ मेकिंग एप्लीकेशंस नॉट लेस देन 7% एज इट्स मेंबर, ठीक है। जिस दिन आप जा रहे हो एप्लीकेशन के लिए, उस दिन कम से कम आपके 7 मेंबर होने चाहिए जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच आर द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स इज आर कंसीडर्ड एज ट्रेड डिस्प्यूट। कौन सा ऐसा डिस्प्यूट इसको ट्रेड डिस्प्यूट कंसीडर कीजिएगा अंडर द प्रोविजन ऑफ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 की ईयर याद रखिएगा, ठीक है। एनी डिस्प्यूट ऑफ एनी पर्सन कनेक्टेड विथ, अब देखिए किस किस चीज़ से कनेक्टेड हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट से कनेक्टेड हो सकता है, बिल्कुल, ट्रेड कैन बी रिलेटेड विद एम्प्लॉयमेंट ट्रेड डिस्प्यूट, नॉन एम्प्लॉयमेंट से भी हो सकता है, कंडीशंस ऑफ लेबर से भी हो सकता है, तो तीनों का तीनों यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन हो जाएगा सी आपका। अब देखिए हम लोग देखते हैं, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, ट्रेड डिस्प्यूट का मतलब होता है कोई भी ऐसा डिस्प्यूट जो कि एम्प्लॉयर्स, देखिए एम्प्लॉयर्स के बीच में भी हो सकता है, एम्प्लॉयर्स मैनेजमेंट के बीच में भी हो सकता है, मैनेजमेंट के बीच में भी हो सकता है, ठीक है। तो ट्रेड डिस्प्यूट का मतलब होता है कोई भी डिस्प्यूट जहाँ पे एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन, या फिर बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन, या फिर एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स के बीच में भी हो सकता है, विच इज़ कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयमेंट
और नॉन एम्प्लॉयमेंट और द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट और द कंडीशन ऑफ लेबर ऑफ एनी पर्सन। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा इसकी लैंग्वेज थोड़ा सा वियर्ड था। चलिए क्वेश्चन में 8 कह रहा है वर्क्स कमेटी, सेफ्टी कमेटी। पहले कमेटी की क्या बात कर रहा है, कह रहा है वर्क्स कमेटी, दूसरा कह रहा है सेफ्टी कमेटी एंड कैंटीन मैनेजमेंट कमेटी आर द एग्जाम्पल ऑफ। देखिए जब भी आप देखिएगा ना तो कोई भी वर्क्स कमेटी होगा या सेफ्टी कमेटी होगा या फिर कैंटीन मैनेजमेंट कमेटी होगा ना, मैंने आपको ट्रेड यूनियन में ऑलरेडी पढ़ा रखा है, जितने भी ये सारे के सारे में वर्कर्स का पार्टिसिपेशन होगा मैनेजमेंट में। वर्कर्स जो होगा वो पार्टिसिपेट करेंगे मैनेजमेंट में। याद होगा आपको, एक अनिल कपूर की मूवी थी, अगर आपको याद होगा तो उसमें क्या करते हैं वो, तो ट्रेड यूनियन में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो वर्कर्स का अगर पार्टिसिपेशन है मैनेजमेंट में तो वैसे वो कौन सी कमेटी हो सकती है, वर्क्स कमेटी हो सकती है, सेफ्टी कमेटी हो सकती है, कैंटीन मैनेजमेंट कमेटी हो सकती है। वर्कर कमेटी, सेफ्टी कमेटी एंड कैंटीन मैनेजमेंट कमेटी आर द एग्जांपल ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट। वर्कर का पार्टिसिपेशन होगा मैनेजमेंट में एक प्रोसेस के द्वारा जिसके थ्रू सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज़ जो होंगे या तो इंडिविजुअली या आपस में एक यूनिट बना के कलेक्टिवली इन्वॉल्व होंगे एक से ज़्यादा एस्पेक्ट्स में, ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग में, इंटरप्राइज के अंदर की बात में, ठीक है। अब देखिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द एम्स एंड पर्पस ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एज पर फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन। फिलाडेल्फिया एज फार एज आई रिमेंबर 1944, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन जो है वो पार्ट नहीं है जब इंटरनेशनल लेबर लॉ फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन हो रहा था 1944 में। एक बार आप लोग डेट देख लेना। तो उसका एम एंड पर्पस क्या था, तो क्या क्या था देखते हैं। पहला पर्पस दे रखा है, हाँ, लेबर इज़ नॉट अ कमोडिटी, बिल्कुल करेक्ट, यह तो एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड द एसोसिएशन आर एसेंशियल टू सस्टेन प्रोग्रेस, बिल्कुल। इफ़ यू डोंट हैव एनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड ऑफ एसोसिएशन मतलब क्या हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, ठीक है। चलिए यूनियनिज्म हो गया, तो ये तो होना ही चाहिए। आप आपस में जो इश्यूज़ आएंगे या फिर जो वर्कर्स को इश्यूज़ आएगा उसको सॉल्व कौन करेगा। डायरेक्ट हायरार्की में डायरेक्ट आप टॉप पे नहीं जा सकते हो, ठीक है। टॉप पे जाना मिलता भी नहीं है हमेशा, कोई ना कोई इश्यूज़ होता है, कोई ना कोई बहाना होता है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। पॉवर्टी एनीवेयर कॉन्स्टिट्यूट्स डेंजर टू प्रॉस्पेरिटी एवरीवेयर, ठीक है। तो यही वाली बात हो गई कि कहीं भी अगर पॉवर्टी है, अगर आपका देश करोड़ों रुपए आईपीएल खेल रहा है, ठीक है, आईपीएल खेल रहा है मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स, आप समझिए एक बॉल पे आप लगभग 20 लाख रुपीज़ आपका गेन हो रहा है ब्रॉडकास्टिंग से। लेकिन आप जहाँ मान लीजिए मुंबई में हो रहा है, मुंबई में वर्ल्ड का सबसे बड़ा एकदम वो एरिया है, आपको पता होगा स्लम एरिया है, ठीक है। तो फिर किस बात की वो मतलब इतना ज़्यादा शोबाजी एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इतनी बड़ा मतलब सबसे बड़ा स्लम एरिया कंसिडर कर रहे हो और वहाँ पे मैच करवा रहे हो, तो ये इशू है कुछ ना कुछ। तो ये इशू पे काम करना, ये जो कहीं भी पॉवर्टी है तो प्रॉस्पेरिटी जहाँ भी है उसके लिए डेंजर है, ठीक है। तो ABC तो एब्सोल्युटली करेक्ट है, फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन में डिस्कशन हुआ था इसका। फोर्थ कह रहा है देयर वॉज अगेंस्ट वांट रिक्वायर्स टू बी कैरिड ऑन विच अंडर अनरिलेटिंग विगोर विद इन ईच नेशन एंड द सोली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। यहाँ पे कुछ सेंटेंस में मुझे एरर फ्रेम लग रहा है, एक बार देखते हैं, लेकिन आंसर तो डी ही होगा क्योंकि बाकी का 3 तो सही है। अब देखिए क्या कह रहा है कि द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग in its 26th session in Philadelphia, which is known as Philadelphia Declaration. The aim and purpose of this declaration as follows: labor is not a commodity. Freedom of expression and the association are essential to sustain progress. Poverty anywhere constitutes a danger to prosperity everywhere. बिल्कुल करेक्ट है। चौथा था आपको, the war against want requires to be carried. मैंने आपको कहा था ना, एक होता है want, एक होता है, ये मैंने आपको बताया था ना, एक कॉन्फ्लिक्ट मार्क्सिज्म वाला, एक होता है हैव, एक होता है हैव नॉट, ठीक है। हैव नॉट वाले को हमेशा लगता है कि हैव नॉट जिनके पास है वो उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये द वॉर अगेंस्ट वांट रिक्वायर्स टू बी कैरिड ऑन विथ अनरिलेटिंग विगर विच ईच नेशन एंड बाय कंटिन्यूस अ कंक्रीटेड इंटरनेशनल effort in which the representatives of the workers and employers enjoying equal status with those of governments join with them in free discussion and democratic decisions। मतलब डिसीजंस के बारे में बात हो रहा है, किस तरीके से वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स एंड गवर्नमेंट एक साथ आपस में आकर के कॉमन वेलफेयर के लिए काम करेगा, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे क्या दिया है इस क्वेश्चन में, देखिए सोलली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट दिया है, तो ऐसा नहीं है ना। यहाँ पे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ होंगे, एम्प्लॉयर्स होगा, देन गवर्नमेंट होगा। ये तीनों मैंने आपको बताया ना ट्राइपराइट इक्वेशन, ठीक है।
तो एक बार देख लीजिएगा उसको भी। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन फ्रॉम द 5 फंक्शनल टाइप ऑफ यूनियनिज्म आइडेंटिफाइड रॉबर्ट हॉक्सी। तो रॉबर्ट हॉक्सी के द्वारा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्शन, तो इसमें से कौन सा एक्सेप्शन फॉर्म है 5 फंक्शनल टाइप ऑफ जो यूनियनिज्म डिफाइन किया गया है इनके द्वारा, ठीक है। तो देखिए बिजनेस यूनियनिज्म रॉबर्ट, अब देखिए हम लोग रॉबर्ट एफ हॉक्सी का हम जाने पहले, या प्रोफेसर थे इकोनॉमी के एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो। ही गेव द थ्योरी ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म। हॉक्सी ने क्लासीफाई किया यूनियन को फॉलोइंग कैटेगरीज में, एक तो बिजनेस कैटेगरी बिजनेस यूनियनिज्म होता है, फिर आप प्रेडेटरी यूनियनिज्म होता है, फिर एक रिवोल्यूशनरी यूनियनिज्म होता है, उसके बाद एक होता है डिपेंडेंट यूनियनिज्म, डिपेंडेंट यूनियनिज्म, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें हम लोग तो फ्रेंडली और अपलिफ्ट यूनियनिज्म होता है, ठीक है। तो इसमें से कौन नहीं होगा, इवोल्यूशनरी यूनियनिज्म नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन विच रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर इन्वॉल्व्स इन एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। मतलब क्या कह रहा है, कोई एक वर्कमैन है, उनकी जो रिप्रेजेंटेटिव हो गए आर, और जो एम्प्लॉयर्स होंगे उनकी तरफ से मान लो ई आ गए, तो इन दोनों के बीच में जो मतलब इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट था वो उसमें ये दोनों इन्वॉल्व होंगे, आर ब्रॉट टुगेदर बिफोर अ थर्ड पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन हु फैसिलिटेट थ्रू मेडिएशन टू रीच अ म्यूचुअली सेटिस्फैक्ट्री एग्रीमेंट। तो जब दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है, किसके बीच में, तो यूनियन के जो मेन लीडर हैं और एम्प्लॉयर जो है उनका जो एक रिप्रेजेंटेटिव है, तो दोनों के बीच में कोई सुलह करवाता है तीसरा आदमी, ठीक है। तो वो क्या होता है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, कॉन्सिलिएशन कहते हैं। अगर आपको इंग्लिश वर्ड भी पता होगा तो भी बता सकते हो, लेकिन इसको मैंने डिफाइन किया है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन के बारे में अच्छे से, ठीक है। अब देखिए कॉन्सिलिएशन होता है, ये कॉन्सिलिएशन में क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर इन्वॉल्व होता है किसी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में, दोनों को एक साथ लाया जाता है, तीसरा पार्टी आता है ग्रुप को कहीं से भी जो फैसिलिटेट करता है मेडिएशन और रीच करता है एक म्यूचुअल सेटिस्फैक्ट्री एग्रीमेंट पे, ठीक है। क्वेश्चन रिलेटिंग टू, अगर आपने अभी तक मेरा वो लेक्चर नहीं देखा ना तो एक बार देख लेना, आप देखो सारे के सारे क्वेश्चन उसी से आ रहे हैं, 100% सारे के सारे क्वेश्चन उसी से आ रहे हैं, तो फिर कहाँ से क्यों एक्स्ट्रा आएगा, कुछ एक्स्ट्रा आएगा तो ठीक है ना, वो तो आएगा ही, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो देते ही रहेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन, किस किस के बारे में बात कर रहा है, एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ ए स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाइड अंडर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 में बी रेफर्ड टू। तो मतलब क्या हुआ, कोई भी क्वेश्चन जो रिलेटेड होगा एप्लीकेशन या फिर इंटरप्रिटेशन से किसी भी स्टैंडिंग ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर जो होल्डेड है विथहोल्डेड है, वो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 के अंदर कहाँ पे रेफ़र किया जाएगा, तो वो रेफ़र किया जाएगा लेबर कोर्ट में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है यूनियन हुज मेंबरशिप मे कवर वर्कर्स एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड क्राफ्ट इज नोन एज। एक ऐसा यूनियन जिसका मेंबरशिप में कवर करता है किसको वर्कर्स एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्रीज एम्प्लॉयमेंट एंड क्राफ्ट्स, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जनरल यूनियन। और जनरल यूनियन एक तरीके का ट्रेड यूनियन होता है जहाँ जो रिप्रेजेंट करता है वर्कर्स को जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं कंपनीज़ हैं रैदर देन जस्ट वन ऑर्गेनाइजेशन। तो मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग बात करें कोई भी जनरल यूनियन के बारे में, तो सिर्फ एक कंपनी या एक इंडस्ट्री को यूनियन वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा, बहुत सारे कंपनीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। जिस तरीके से देख लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ऑयल बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, ऑयल बनाने वाली कंपनी है, और इस तरीके से रिलायंस हो गई या फिर और भी कुछ मान लीजिए XYZ कंपनीज़ हैं, ठीक है। तो जनरल यूनियन क्या होगा, वो सारे के एम्बिट में है, मतलब सारे उनके एम्बिट में आएंगे, एक यूनियन है जो इन सारे के सारे अंदर में ट्रेड यूनियनशिप देखेगा, ठीक है। चलिए Which one of the following perspective of the industrial relation is based on the assumptions that both the parties strive and have opportunity to exercise economic wage and benefit as well as political control over? मैंने आपको ऑलरेडी बताया है प्लूरलिस्टिक मॉडल में क्या होता है। प्लूरलिस्टिक मॉडल में क्या कहते हैं, मतलब एम्प्लॉयर्स हो गए साथ में एम्प्लॉयज़ हो गए, ठीक है ना, दोनों के पास जो पर्सपेक्टिव होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन केस में, वो इस एजम्पशंस पे होता है कि दोनों पार्टी जो है ना वो स्ट्राइव कर रही हैं कि कैसे भी वो इकोनॉमिक एक्सरसाइज को फुलफिल करें और साथ साथ में पॉलिटिकल पावर को भी वो एक तरीके से जस्टिफाई करें। प्लूरलिस्टिक पर्सपेक्टिव व्यू होता है द एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन एज ए कोएलिशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स विथ डाइवर्स ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यूज एंड इंटरेस्ट। इन दिस मेथड इट इज़ एज्यूम दैट बोथ पार्टीज स्ट्राइव टू एक्सरसाइज इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल पावर, ठीक है। द प्रोविजन ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इज़ प्रोवाइडेड अंदर। तो वैसा कौन सा प्रोविज़न है वर्कर्स का जो पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट इंडस्ट्री में प्रोवाइड
वो प्रोवाइड कर सकते हैं, तो बेसिकली वो है आपको आर्टिकल 43A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए आर्टिकल 43 कैपिटल A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़। ठीक है ना, आपको मैंने ऑलरेडी बताया, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, ऐसे वर्कर्स जो पार्टिसिपेट कर सकते हैं मैनेजमेंट में, जिस तरीके से मैंने अनिल कपूर का एग्जांपल दिया था आपको, तो वो आर्टिकल 43A के तहत आता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें 43B का, तो वो डील करता है प्रमोशन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, याद कर लीजिएगा, ये सब एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है। इसी तरीके से आर्टिकल 39 कैपिटल A का देख लेते हैं, प्रोवाइड्स फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो आर्टिकल 39 क्लॉज A जो है वो प्रोवाइड करता है फ्री लीगल एड पुअर के लिए और वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज़ के लिए। इस तरह आर्टिकल 42 की बात कर ले तो 42 क्या करता है, इंश्योर ह्यूमन वर्क कंडीशंस एंड प्रोवाइड फॉर मैटरनिटी रिलीफ। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी के लिए बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी मेजर। ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी मेजर इनमें से कौन नहीं है? ठीक है, तो देखिए क्लोज्ड शॉप सिस्टम है, बिल्कुल है। एजेंसी शॉप सिस्टम भी है। ओपन शॉप सिस्टम जो होता है ना, वो ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी मेजर नहीं है। यूनियन शॉप सिस्टम भी है। देखिए बेसिकली क्या होता है, यूनियन सिक्योरिटी एग्रीमेंट एक तरीके का कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है। इस पार्ट में यूनियन कलेक्टिव बार्गेनिंग एग्रीमेंट एक तरीके से आप कह सकते हो इसको, जिसमें एक एम्प्लॉयर होगा एंड ट्रेड और लेबर यूनियन होगा जो एग्री करेगा ऑन द एक्सटेंट टू विच द यूनियन में कंपेल एम्प्लॉयज़ टू ज्वाइन द यूनियन एंड वेदर द एम्प्लॉयर्स विल कलेक्ट ड्यूज फीस एंड असेसमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द यूनियन। ठीक है, बहुत जो टाइप होता है, वेरियस टाइप ऑफ सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स एग्जिस्ट करता है कॉमन यूनियन एंड एम्प्लॉयर्स के बीच में। वो कौन कौन सा है? क्लोज शॉप है, यूनियन शॉप है, एजेंसी शॉप है। ओपन शॉप कोई भी ट्रेड यूनियन सिक्योरिटी मेजर में नहीं आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द सिटीजन कंसेप्ट ऑफ लॉ। सिटीजन कंसेप्ट ऑफ लॉ, बेसिकली सॉरी लॉ बोल रहा हूँ मैं, सिटीजन कंसेप्ट ऑफ लेबर है। तो इनमें से कौन एक्सप्लेन करता है इसको? ठीक है, देखिए लेबर हैज़ राइट टू बी कंसल्टेड इन रिगार्ड टू द टर्म्स एंड कंडीशन अंडर विच दे आर सपोज टू वर्क। सीधी सी बात है, देखिए कुछ कंडीशंस होंगे, कुछ टर्म होगा। जैसे मान लीजिए पहले अगर इस तरीके का कोई लिमिटेशन नहीं था, तो जैसे क्या होता है, एक मैन होल होता है। आपको पता है उसको मैन होल क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ मैन इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, मैन होता है फिजिकली उस होल में जाता है जहाँ पे ऑलरेडी सॉलिड वेस्ट है, फिर लिक्विड वेस्ट है ऑलरेडी जो कि बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है। कभी कभी क्या होता है, उसमें जो पॉइजनस गैसेस होते हैं उसकी वजह से डेथ भी हो जाता है। ठीक है, तो जो सिटीजन कंसेप्ट है लेबर का, वो किससे रिलेटेड है? लेबर हैज़, तो बेसिकली क्या एक्सप्लेन करता है, तो लेबर के भी पास एक अपनी राइट होती है कि वो कंसल्ट करेगा कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होगा, आखिर वो कोई भी काम स्टार्ट करने जा रहा है उससे पहले उसकी क्या टर्म्स एंड कंडीशन है उसको वो समझेगा। ठीक है, चलिए सिटीजन कंसेप्ट ऑफ लेबर क्या है? एज सिटीजन इन अ डेमोक्रेसी हैज सर्टेन inalienable right and voice determining the exercising these rights, same as industrial labor has the right to be consulted in regard to the term of conditions under which they are supposed to work. चलिए क्वेश्चन 18 कह रहा है who among the following can be appointed as the chairman of central advisory board। देखिए कह रहा है इनमें से कौन है जो अपॉइंट किया सकते हैं चेयरमैन ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द मिनिमम वेज एक्ट 1948। तो मिनिमम वेज एक्ट 1948 के तहत इनमें से किनको आप सेंटर जो है वो अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, तो कह रहा है इनमें से कौन ऐसे होंगे जिनको अपॉइंट किया जाएगा एज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, जो कि कंस्टिट्यूट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अंडर द मिनिमम वेज एक्ट 1948। तो देखिए एक इंडिपेंडेंट मेंबर होंगे उसी बोर्ड में से। ठीक है, बेसिक है, एक सिंपल से इंडिपेंडेंट मेंबर होंगे उसी भी बोर्ड के। चलिए तो आंसर हो गया हमारा ये। तो बेसिकली एज पर मिनिमम वेज एक्ट 1948 एनी इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ द बोर्ड कैन बी अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड कंस्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है द एजम्पशंस दैट मैन इज सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड एंड ऑलवेज ट्राइज टू अचीव हिज ओन एंड्स इवन एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, एक्सप्लेन विच थ्योरी ऑफ द लेबर वेलफेयर इज दिस। तो दिस इज द थ्योरी ऑफ पुलिस थ्योरी। दिस इज द थ्योरी ऑफ पुलिस। देखिए द पुलिसिंग थ्योरी क्या होता है लेबर का, बेसिकली लेबर वेलफेयर सिस्टम का। यह बेस्ड होता है एजम्पशन में कि ह्यूमन बीइंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं एंड हमेशा वो चाहते हैं कि वो ज़्यादा खुद के एंड पे बहुत ज़्यादा कलेक्ट करते जाएँ चीज़ों को। ठीक है, तो ये पुलिस थ्योरी है। अब एक है डॉक्टर एक्रोइड्स फार्मूला इज एसोसिएटेड विद डिटर्मिनेशन ऑफ। तो बेसिकली ये डिटर्मिनेशन मिनिमम वेज के लिए लगाया जाता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलेगी, लेकिन उसको एमसीक्यू के थ्रू जाइएगा ना तो वो चीज़ें आपको याद होंगी और वो डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेगा आपको।
ठीक है। तो MCQ लगाइए, कहीं से भी मिले आपको लगाइए। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप मुझे PDF कहीं से जुगाड़ करके दीजिए, मैं आपको करके दूंगा, ठीक है। आप MCQ की PDF अगर रखे हो किसी चीज़ की, किसी इंस्टीट्यूट की या किसी भी चीज़ की, तो आप मुझे दे सकते हो, मैं उसको करा दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो डॉक्टर एक्यूरेट्स फार्मूला है वो एसोसिएटेड है विद डिटर्मिनेशन ऑफ मिनिमम वेज। ही वॉज अ न्यूट्रिशनलिस्ट, न्यूट्रिशन वाले थे, एंड फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द न्यूट्रिशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और FAO। एज पर हिम, अगर उनके फार्मूला की तरफ बात करें, विच वर बेस्ड ऑन द फूड एंड क्लोथिंग रिक्वायरमेंट्स, द मिनिमम मंथली पेमेंट फॉर अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन इंडिया रिकमेंडेड टू बी फिक्स्ड एट 18,000 पर मंथ। क्वेश्चन 21 कह रहा था, फेमस गिरी, जो VV गिरी अप्रोच था इन इंडस्ट्रियल रिलेशन इन इंडिया, स्पॉजेज द कॉज ऑफ। बेसिकली स्पॉजेज का मतलब क्या होता है, एडॉप्ट या फिर सपोर्ट, ठीक है। तो ये किस चीज़ के लिए था, तो ये आर्बिट्रेशन के लिए था। आपको पता होगा गिरी अप्रोच, आर्बिट्रेशन। आपको मैंने दो चीज़ बताया था ना, एक बताया था आर्बिट्रेशन, एक होता है कॉन्सिलिएशन। कॉन्सिलिएशन में क्या होता है, एक तीसरा आदमी आता है, कॉन्सिलिएट करता है दो जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है उसके बीच में। तो गिरी का जो अप्रोच है VV गिरी जी का, वो आर्बिट्रेशन इन इंडस्ट्रियल रिलेशन सपोर्ट्स द कॉज ऑफ आर्बिट्रेशन। अकॉर्डिंग टू मिस्टर VV गिरी, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, द डिस्प्यूट ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट शुड बी सेटल्ड थ्रू म्यूचुअल नेगोशिएशन। इसी को कहते हैं आर्बिट्रेशन। देखिए, आर्बिट्रेशन अगर हो रहा है तो उस चीज़ से लोग मुकर भी सकते हैं, लेकिन कॉन्सिलिएशन हो गया, अगर तीसरा लोग इन्वॉल्व हो गया उसमें, तो आप वो बाइंडिंग है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे शायद मैंने कुछ मिस्टेक किया है। कॉन्सिलिएशन, जो आर्बिट्रेशन होता है ना, वो बाइंडिंग होता है, मैंने उल्टा बोल दिया, ठीक है। वो बाइंडिंग होता है। कॉन्सिलिएशन जो होता है ना, वो फॉर्मल होता है, ठीक है। फॉर्मल कहने का ये सेंस हुआ कि आप अगर आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट हो रहा है तो बाद में उससे जो कॉन्सिलिएशन है ना वो इनफॉर्मल है, ठीक है। आर्बिट्रेशन जो है ना वो फॉर्मल है। आर्बिट्रेशन में क्या होता है, एक थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है। इससे एक चीज़ आपको ये बाइंडिंग होगा, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन कॉन्सिलिएशन में आप रिटर्न बैक हो सकते हो चीज़ों से, ठीक है। तो मैं इसको उल्टा बता दे रहा था। चलिए, अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स हाउसिंग फैसिलिटी इज ए स्टैट्यूटरी प्रोविजन। तो ऐसा कौन सा एक्ट है जिसमें हाउसिंग फैसिलिटी को एज ए स्टैट्यूटरी प्रोविजन उसमें डाला गया, ठीक है ना। ये था आपको द प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951। प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 इम्पोज करता है ड्यूटी ऑफ प्रोवाइडिंग द मेंटेनिंग द नर्सिंग फैसिलिटी ऑफ एवरी वर्कर्स एंड देयर फैमिली ऑन द एम्प्लॉयर, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट हैज बिन इनकॉर्पोरेटेड। तो कौन सा पार्ट ऑफ इंडिया का, तो बिल्कुल आपको पता होगा, इंडिया कौन सा पार्ट है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट हैज़ बिन इनकॉर्पोरेटेड। तो देखिए, इसको डाला गया है आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल इन स्टेट पॉलिसी में, ठीक है, DPSP में। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट हैज़ बिन इनकॉर्पोरेटेड इन आर्टिकल 43A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द DPSP, ठीक है। अगर आपने इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज वाली लेक्चर नहीं देखी है, 1 घंटा 22 मिनट का है, तो वो देख लो, सारा का सारा इशूज़ आपको वहाँ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वर्कमेंस कंपनसेशन एक्ट 1923 इज ट्रू। इनमें से कौन ट्रू है। इट इज़ नॉट सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन, गलत है, इट इज़ अ सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन। इट्स नेम इज ट्रू पूछ रहा है ना, इट्स नेम हैज बीन चेंज टू एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट इन 2009, दिस इज करेक्ट। इट प्रोवाइड्स मैक्सिमम कंपनसेशन इन इवेंट ऑफ डेथ, ठीक है, तो ये नहीं है। इट डज नॉट प्रोवाइड कंपनसेशन फॉर ऑक्यूपेशनल डिजीज, इसमें भी कंपनसेशन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट 1923 जो है वो रिनेम किया गया था जो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट इन 2009। चलिए, अभी देखिए इसमें क्या कह रहा है। हाँ, कह रहा है मैच करना है लिस्ट 1 लिस्ट 2 को, बोर्ड कमिटी विद चेयरपर्सन, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन आसान है लेकिन ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। चलिए, फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर 1969 में आपको पता होगा, तो ये कब हुआ था। तो इसके कौन चेयरमैन थे, इसके चेयरमैन थे आपको PB गजेंद्र, अब ये नाम चेंज हो रहा है। अब देखिए, अब सेकंड कह रहा है वेज बोर्ड फॉर वर्किंग जर्नलिस्ट 2009। तो देखिए, इनके थे GR मजीठिया जी, ठीक है। सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर 2002, इनके थे आपको रविंद्र वर्मा। एंड इंडेक्स रिव्यू कमेटी 2009, इसके थे GK चड्ढा जी। अब देखिए, इसको याद किए बिना और कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास, इसको आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा ये। चलिए,